स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टीच करने वाला हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 सोशल साइंस हिस्ट्री। और आज मैं जिस बुक से आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपके सामने है। वो बुक है लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंस क्लास 8। एक बार फिर से मैं नाम बोल देता हूँ, लैंडमार्क इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेज क्लास 8 की। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने 2 और प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स का भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि क्लास 6 to 8 में CBSE में अलग अलग पब्लिकेशन की प्राइवेट बुक्स चलाई जाती हैं। NCERT की जो ओरिजिनल बुक होती है वो बहुत कम स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये लैंडमार्क का तो आज मैंने स्टार्ट किया है। लैंडमार्क से मैं आपको फर्स्ट चैप्टर आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले एक और आपकी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है, तो न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स मैंने लगभग सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं और ये सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। क्लास 8 सोशल साइंस, क्लास 8 हिस्ट्री नाम से 2 प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं उन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। इसके बाद एक और प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है टाइम टेल्स। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं उसकी इमेज को शेयर कर दिया है मैंने। टाइम टेल्स, सो टाइम टेल से मैंने हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन किया है। अदर चैप्टर्स भी मैं बहुत जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी बुक है लैंडमार्क, उससे पहली बार इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री से, ठीक है। तो आइए बिना देर किए इसको हम शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी और प्राइवेट बुक से पढ़ रहे हैं, आपको अपनी प्राइवेट बुक के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसकी वीडियो चाहिए, तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे मेरा फेसबुक पेज का आईडी डिस्प्ले हो रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने फेसबुक पेज का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके मेरे पेज से जुड़ सकते हैं और वहाँ आप मुझसे अपनी बात रख सकते हैं। PDF वगैरह जो चैप्टर्स की है उसको आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं उनके वीडियोस भी बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आइए चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इस चैप्टर की वीडियो बनाने के लिए मुझे महेश परमार, जो कि गुजरात जी के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, मुझे रिक्वेस्ट किया था। तो लीजिए परमार साहब, मैं आज आपकी पसंद का वीडियो बना करके आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड। अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको आसानी से स्टडी किया जा सके, उसको आसानी से पढ़ा और समझा जा सके, इसके लिए हिस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जो फर्स्ट पार्ट है उसको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। सेकेंड पार्ट को आप क्या कहते हैं, मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं। और जो थर्ड और सबसे लेटेस्ट पार्ट है उसको आप कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अब जो आपकी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के और 6 या 700 तक जो भी चीज़ें हैं आप उसमें पढ़ते हैं। और 800 से लेकर, यानी 8th सेंचुरी से लेकर के और 1200 तक का जो टाइम है उसको हम मिडिवल हिस्ट्री कहते हैं। मिडिवल हिस्ट्री को भी हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक जो आपकी होती है 700 से लेके 1200 तक, और जो उसका सेकेंड पार्ट है वो आपका 1200 से लेकर के और 1600 तक है। 1600 तक है या ब्रिटिश के इंडिया में आने से पहले तक है। और 16th सेंचुरी के बाद जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उनके आने से जो आपका टाइम शुरू होता है उसे मॉडर्न टाइम कहते हैं और उसे हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नाम से स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो आपके बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी पहली हेडिंग में इसी तरफ इशारा करती है, ट्रांजिशन टू द मॉडर्न पीरियड, यानी कि हिस्ट्री मिडिवल पीरियड से शिफ्ट होकर के और मॉडर्न पीरियड में आ गई। तो ये चेंज कैसे हुआ, ये शिफ्टिंग कैसे हुई, उसी के बारे में इस हेडिंग में आपको पढ़ना है। तो मिडिवल हिस्ट्री से जो चेंजिंग आपकी हुई, जो शिफ्टिंग आपकी हुई मॉडर्न हिस्ट्री में, वो ब्रिटिशर्स के आने से हुई, या ऐसे कहें कि यूरोपियन पावर्स के आने से हुई। अब जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे फ्रांस था, डेनमार्क था, पोर्टुगीज़ था, पुर्तगाल जिसे कहते हैं, ये सब इंडिया आना शुरू हुए 16th सेंचुरी के बाद। दरअसल हुआ क्या कि 16th सेंचुरी के आसपास इंडिया आने का जो सी रूट है वो डिस्कवर कर लिया गया। इंडिया आने का जो सी रूट है उसे खोजा किसने, तो उसे खोजा वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा जो कि एक पोर्टुगीज़ ट्रैवलर था।
अफ्रीका कंटिनेंट को पार करते हुए, केप ऑफ गुड को पार करते हुए वो इंडियन ओशियन होते हुए इंडिया में आया। और जब इंडिया में आया तो सबसे पहले वो कहाँ पे आया? केरला में आया। उसके बाद से जब उसने रास्ता खोज लिया आने का, तो पोर्टुगीज़ के बाद से फिर आपके फ्रांस वाले आए, फिर आपके डेनमार्क वाले आए, फिर आपके हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड वाले आए जिन्हें डच कहा जाता है, और फिर उसके बाद से ब्रिटेन वाले आए। तो जो मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है वो यूरोपियन कंपनियों की इंडिया आने से होती है, यूरोपियन जो पावर्स है उनकी इंडिया आने से, और इंडिया में आकर के ट्रेड यानी बिजनेस करने से शुरुआत होती है। ये जो भी आए इंडिया में वो किस चीज़ का बिजनेस करने आए? तो स्पाइसेस के, मसालों का बिजनेस करने आए। फिर यहाँ पे जब ब्लैक पेपर, काली मिर्च मिलती है उसका बिजनेस करने आए, और यहाँ पे जो कॉटन के कपड़े अच्छे बनते थे उनका बिजनेस। दरअसल वास्को डी गामा जब पहली बार इंडिया आया तो वो केरल में आया, और केरल का जो उस टाइम का किंग था जिसे कहते थे जेमोरिन, जेमोरिन ने उसका बहुत ही वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम किया। वो यहाँ पे कई दिनों रहा, रहने के बाद से यहाँ की चीज़ें देखी, यहाँ के कल्चर को समझा और भी चीज़ें समझी। और जो ब्लैक पेपर, काली मिर्च थी, तो उसको इंडियन मसाले बहुत अच्छे लगे, उसने उसको टेस्ट भी किया। और बहुत सारे काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जब वो इंडिया से वापस अपने कंट्री गया तो यहाँ के जो किंग थे जेमोरिन, उन्होंने बहुत सारा ब्लैक पेपर, काली मिर्च वैसे ही दे दिया। वो जब वहाँ अपने देश में ले गया तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, और मेडिसिन वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता था। तो वहाँ के लोगों को ये बहुत अच्छी लगी। तो वहाँ जब वो ले गया अपनी कंट्री में, तो इसे यहाँ जितने यहाँ जितने पैसे में वो ख़रीद के ले गया था, ठीक है, उससे 6 टाइम यानी 6 गुना या 7 गुना दामों पर वहाँ जा कर के बेचा, और 60% तक उसको प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ। तो धीरे धीरे ये बात वहाँ पे फैल गई, और धीरे धीरे, ठीक है, पोर्टुगीज यहाँ पे आने लगे बिजनेस करने के लिए, और पोर्टुगीज से यह बात पूरे यूरोप में फैल गई। तो उस समय यूरोप में जो पावरफुल कंट्रीज थे, जो बिजनेस में इस्टेब्लिश हो चुके थे, जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, वो एक एक करके भारत आना स्टार्ट किए। सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए, और पोर्टुगीज़ आए यहाँ पे, तो यहाँ पे पोर्टुगीज़ ने आकर के ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, स्पाइसेस का, मसालों का, और कॉटन के कपड़ों का बहुत ज़्यादा यहाँ से बिजनेस किया। जब वे अपनी कंट्री जाते तो प्रॉफिट के बारे में बताते थे। तो इसको सुन करके फ्रांस, ब्रिटेन और डेनमार्क वालों ने भी ट्राई किया कि हमें भी चल करके बिजनेस वहाँ पे करना चाहिए। तो 16वीं सेंचुरी में ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन की जो क्वीन थी उनके ऑर्डर पे एक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और जॉइस चाइल्ड, जो इनको चेयरमैन बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इंडिया में जाइए और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से बिजनेस करिए। बिजनेस करने का प्लान और एम लेकर के ब्रिटेन वाले यहाँ पे आए, और आके धीरे धीरे वो कैसे यहाँ पे पॉलिटिकल पावर बन गए, कैसे वो यहाँ पे सेंट्रल पावर बन गए, और कैसे पूरा इंडिया टेक ओवर कर लिया, पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। ये कहानी आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। न्यू रूल्स और न्यू एरा। ब्रिटेन वाले यहाँ पे आए, और धीरे धीरे इंडिया के कुछ पार्ट में उन्होंने अपनी अपनी बिजनेस, धीरे धीरे कुछ पार्ट में इंडिया के उन्होंने अपने बिजनेस बिल्डिंग को इस्टेब्लिश किया, व्यापारिक कोठियाँ खोली, और स्पाइस का, कॉटन का और बाकी चीज़ों का उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट किया। और उनको इंडिया में बिजनेस करने के लिए परमिशन किसने दी थी? तो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब और फर्रुखसियर। तो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब ने सबसे पहले इनको फरमान जारी करके यहाँ बिजनेस करने की परमिशन दी थी। उसके बाद से फर्रुखसियर ने भी इनको परमिशन दिया था। तो उन्हीं 2 ऑर्डर की वजह से, उन्हीं 2 फरमान्स की वजह से ब्रिटेन वाले यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस करने लगे। अब बिजनेस करते करते, भाई मान लो अगर बिजनेस वो कर रहे हैं, सामान यहाँ से खरीद के रख रहे हैं या वहाँ से सामान खरीद के ला रहे हैं, यहाँ के सामान वो वहाँ बेचते थे और वहाँ के सामान यहाँ बेचते थे। बिजनेस ऐसे ही तो होता है ना, एक्सचेंज करते थे, इंटरचेंज करते थे। भाई यहाँ जो कमी थी वो वहाँ से ला करके देते थे, और ब्रिटेन में जो कमी थी उसे यहाँ से लेके आते थे और वहाँ बेच देते थे। तो उसको रखने के लिए उनको गोडाउन की ज़रूरत थी, वहाँ उनको सिक्योरिटी रखना था, अपने सामानों की सुरक्षा करनी थी। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि बिल्डिंगें बनानी शुरू कर दी, और बिल्डिंगें बना करके उसमें अपने सामान सुरक्षित करने शुरू किए, उसमें रखने शुरू किए, जैसे एक गोडाउन की तरह। और गोडाउन से सामान निकाल करके फिर उसे पानी की जहाज़ों में लादा जाता और उनको इंग्लैंड
भेजा जाता, या जहाँ इच्छा वहाँ भेज देते। तो धीरे धीरे उनको क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी उन बिल्डिंग्स की सेफ्टी के लिए, फिर वो ब्रिटेन से सोल्जर्स लाने लगे, सोल्जर्स ला करके और वहाँ रखने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने उस बिल्डिंग्स को एक फोर्ट के रूप में, किले के रूप में तब्दील कर दिया, और उसमें सोल्जर्स ला के रख दिए। और ये सब जितनी एक्टिविटी करते करते 1750 का टाइम आ गया, 1750 ईस्वी, यानी कि 1750 AD। उसके बाद यही काम वो बंगाल में भी कर रहे थे। तो बंगाल में उस समय का जो किंग था, जो नवाब था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। उसने इस बात पे अपोज किया, उसने इस बात को आपत्ति डाली। उसने इस बात को अपोज करते कहा कि अगर आपको अपने बिल्डिंग्स की, अपने गोडाउन्स की सेफ्टी करनी है तो सोल्जर्स तो हमारे पास भी हैं। आप बंगाल में रहते हैं, हमारे अंडर बिजनेस कर रहे हैं, तो हमसे आप सिक्योरिटी मांगिए। आप अपने कंट्री से विदेशी सैनिक लाएंगे, फॉरेन सोल्जर्स लाएंगे, तो इससे हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो डर रहे हैं। भाई किसी और कंट्री की आर्मी हमारे कंट्री में क्यों आएगी? ये सीधा साधा सवाल किया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। तो अंग्रेज़ों ने बहाना बनाया कि फ्रांस वाले जो हैं वो भी बंगाल में बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमारे बिल्डिंग्स पे, हमारी चीज़ों पे वो अटैक कर देते हैं। तो उनसे सेफ्टी के लिए, उनसे अपने आप को बचाने के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ के सोल्जर्स मंगवाए। तो फिर जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने जब जांच करवाई, जब जांच पड़ताल की, तो पता चला कि ऐसा तो कुछ नहीं है। फ्रांस वगैरह के जो जहाज़ थे, या फ्रांस वगैरह के जो बिजनेसमैन थे, वो इनका कोई जहाज़ नहीं लूटे थे, कहीं कोई मारकाट या झगड़ा नहीं हुआ था। तो बंगाल का नवाब समझ गया, उसको अंदाज़ा हो गया कि धीरे धीरे बिजनेस करने के आड़ में, और यहाँ की रिसोर्सेज को देखते हुए, यहाँ की ज़मीन जायदाद को देखते हुए, यहाँ का धन सोना चांदी देखते हुए अंग्रेज़ों को लालच आ गई है, और वो धीरे धीरे यहाँ पे अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं, अपना पावर यहाँ बढ़ाना चाहते हैं। धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके सारे इंडियन स्टेट्स को, जिसको कि प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था, एक एक करके उन्होंने स्टेट्स को जीत लिया, और जीतने के बाद से ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। धीरे धीरे सारे स्टेट्स गुलाम होने लगे, ठीक है, और अंग्रेज़ों के अंडर आने लगे। तो इससे इंडियन लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगी, एक सेंटिमेंट जगा कि विदेशी आकर के हमारी ज़मीन छीन रहे हैं, हमारे खेत छीन रहे हैं, हमारे बिजनेस छीन रहे हैं, और हमारे ऊपर एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर अत्याचार भी कर रहे हैं, हमको कोड़े भी मार रहे हैं। तो इससे लोगों को अपना कंट्री फ्री कराने की जो सेंटिमेंट थी वो जगी, और कंट्री का मीनिंग लोगों को समझ में आया, और अपने कंट्री से अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ने की, बाहर निकालने की जो टेंडेंसी थी वो जगी। उसी को नेशनलिज्म कहा गया। और इंडिया को जीतने का जो प्रोसेस था, जो गुलाम बनाने का जो प्रोसेस था, उसे ये कॉलोनाइजेशन कहा करते थे। और किन किन स्टेट्स को कब कब जीता, कब कब इंडियन से और इंडियन राजाओं से, किंग से, ब्रिटिश वालों की लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन से वार हुए, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपके इस चैप्टर में नहीं दी गई है। हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपका चैप्टर हो, चैप्टर नंबर 2 हो, ठीक है, उसमें आपको कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ाया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे धीरे धीरे करके एक एक स्टेट को जीत लिया। ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी हिस्ट्री, जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, वो हो सकता है कि आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलें। तो ब्रिटेन ने अपना पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ पे काफ़ी कुछ सारी चेंजेस करने शुरू किए। उन्होंने अपने रहने के लिए बंगलो बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि अंग्रेज़ ठंडे कंट्री के रहने वाले थे, उनका कंट्री कोल्ड कंट्री माना जाता है। इंग्लैंड में उतनी गर्मी नहीं पड़ती, उतना समर सीज़न नहीं रहता है, तो उनको यहाँ रहने में दिक्कतें आ रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे पहाड़ों पे हिल स्टेशंस बनाए, माउंटेन्स पे जो ठंडे इलाके रहते हैं उनको बसाना चालू किया। उससे पहले ये यहाँ पे बसे हुए नहीं थे, मतलब माउंटेन थे तभी भी, हिल स्टेशन तभी भी थे, लेकिन यहाँ के राजा उनका यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ के जो किंग हुआ करते थे, चाहे मुग़ल हों, मुग़ल एम्परर हों, या राजपूत हों, या मराठे, कोई भी हों, वो ऐसे जगह पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे वाटर आसानी से मिल सके, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके, जहाँ पे ज़मीन अच्छी हो, क्रॉपिंग किया जा सके, फसल बोया जा सके, गेहूँ चावल उगाया जा सके, और जहाँ पे रिवर ज़्यादा मात्रा में हो, ताकि रिवर से उनको वाटर आसानी से मिल सके। तो वो ऐसे ही जगह रहना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों को इससे मतलब नहीं था, वो वहाँ रहना चाहते थे जहाँ ठंडी जगह हों। इसलिए उन्होंने बहुत सारे हिल स्टेशन बनाए, बंगलो बनाए, बहुत सारी रेजिडेंसी बनाई, प्रेसिडेंसी बनाई, बहुत सारे आर्मी कैंप बनाए,
शिमला और नैनीताल नाम के सिटी भी बसाया। बहुत सारे जो माउंटेन सिटीज़ हैं वो अंग्रेज़ों द्वारा ही बसाई गई हैं। फिर इलाहाबाद में उन्होंने सिविल लाइंस बनाया, दिल्ली में उन्होंने सिविल लाइंस बनाया, दिल्ली में उन्होंने पार्लियामेंट बनाया, प्रेसिडेंट्स हाउस बनाया, राष्ट्रपति भवन बनाया। फिर उन्होंने वहीं पे जिमखाना भी बनाया जो कि आज आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। उन्होंने बहुत सारे कैंटोनमेंट एरिया भी बनाए। कैंटोनमेंट एरिया का मतलब जहाँ आर्मी वगैरह रहती है, पूरा उसी डिज़ाइन में सिटीज़ भी बसाए। फिर उसके बाद से बहुत सारे बैरक्स बनाए। बैरक मतलब जहाँ पे आर्मी के लोग या सेना आर्मी के जवान वहाँ रह सकें, उनकी फैमिलीज वगैरह भी रह सकें। ठीक है, वो चीज़ें बनाई उन्होंने। फिर दिल्ली में, बॉम्बे में, कोलकाता में, मद्रास में बहुत सारी नोटेबल चीज़ें उन्होंने बनाई। पार्लियामेंट बनाए, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई, उसके लिए बिल्डिंग्स बनाई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बनाया बॉम्बे में। कलकत्ता में उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल बनाया। बहुत सारे रेलवे ब्रिज बनाए, रेलवे लाइंस बिछाई। उन्होंने बहुत सारी स्कूल भी खोले, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई। अब बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ, तो इसका नाम है पीरियडाइजेशन। इसमें आपको बताया गया है कि इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड हुआ वो कैसे शुरू हुआ। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी यूरोप से ही होती है, यूरोपियन कंटिनेंट से ही होती है। 17वीं सेंचुरी के आसपास, 18वीं सेंचुरी के आसपास यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने का मतलब कि वहाँ बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग जाती हैं, बहुत सारे सामानों का वहाँ पे प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। जो सामान, जो गुड्स हाथों से बनते थे, होममेड होते थे, ह्यूमन मेड होते थे, हैंडलूम सेक्टर के होते थे, अब इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के, बड़े बड़े प्लांट के लग जाने से मशीन मेड सामान तैयार होने लगे। मशीन मेड गुड्स सामान तैयार होने लगे। ब्रिटेन, फ्रांस, पूरे यूरोप में अपने अपने कंपनियों द्वारा बनाए गए सामान बेचने लगे। एक टाइम ऐसा आया जब यूरोप की मार्केट क्या हो गई, सैचुरेट हो गई, क्योंकि यूरोप का पूरा जो मार्केट था वो उन्हीं के सामानों से भर गया था। तो अब ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो अपने यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर चुके थे, बड़े बड़े प्लांट, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा चुके थे, जैसे इंडिया में ये काम अब हो रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सारी चीज़ें लग रही हैं, इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब की भी व्यवस्था की जा रही है। ये काम इंग्लैंड में उसी टाइम हो चुका था। तो अब उन कंपनियों को नया मार्केट चाहिए था, नए लोग चाहिए थे। सोने पे सुहागा तब हुआ जब यूरोप के लोगों को इंडिया आने का सी रूट मिल गया। तो हुआ ये कि जो उस समय टर्की था, ठीक है, उससे कई साल पहले बैजेंटियम नाम का एक एम्पायर हुआ करता था, जो रोमन एम्पायर था। 435 की बात बता रहा हूँ मैं। वो रोमन एम्पायर उसको कहा जाता था। तो जब तुर्क मुसलमान वहाँ पे गए, उन्होंने जा कर के वहाँ पे कब्जा कर लिया। वहाँ की तुर्कों को अपने जो धर्म, उनका जो धर्म था, जो इस्लाम धर्म था, उसको फैलाना था। तो वहाँ से उनको, जो भी क्रिश्चियन वगैरह थे, उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो वो पूरे एरिया पे तुर्कों का कब्जा हो गया। अब उधर से जो भी बिजनेसमैन आते थे बिजनेस करने के लिए, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इंडिया आना चाहते थे, वो उनसे हैवी टैक्स वसूलते थे वो, और कई बार अटैक करके उनका सामान, उनका जहाज लूट भी लेते थे। तो बाई रोड जाना खतरे से खाली नहीं था, जान गंवाने का खतरा भी वहाँ पे रहता था, और वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स वसूलते थे। इस रीजन से भी जो बहुत सारे यूरोपियंस थे, उन्होंने बाई रोड जाना बंद कर दिया। और जब सी रूट डिस्कवर किया गया, वास्को डी गामा ने सी रूट डिस्कवर कर लिया, तो उसके बाद की कहानी आप सब लोग जानते ही हैं। आपकी अगली हेडिंग है मैपिंग। मैपिंग क्या होता है? इंडिया उस टाइम में बहुत बड़ा कंट्री था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब इंडिया का ही पार्ट था। यहाँ तक कि भूटान भी उसी में शामिल था। उन्होंने इंडिया का अपने हिसाब से सर्वे किया कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे बनाया जाए, इसकी व्यवस्था कैसे किया जाए, हमको डिस्ट्रिक्ट कहाँ बनाना है, हमको हेडक्वार्टर कहाँ बनाना है, हमको आर्मी कहाँ रखनी है। इसको करने के लिए उन्होंने क्या करवाया, तो सर्वे करवाया। और इसी सर्वे के हिसाब से जो हिस्सा उनसे नहीं संभाल रहा था, उसको अपने कंट्री से उन्होंने अलग कर दिया, यानी कि इंडिया से अलग कर दिया। 1896 में जब अफगानों ने बराबर ब्रिटेन पे अटैक करना स्टार्ट किया, तो ब्रिटेन ने उसको अलग करने में अपनी भलाई समझी। और अलग करने से पहले अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पे जो महाराजा रणजीत सिंह थे, यहाँ पे जो सिख राजा थे, बहुत दमदार, बहुत पावरफुल राजा थे, उन्होंने अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा जीत लिया था। और पूरा जो आप पाकिस्तान आज आप देख रहे हैं, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान उनके कब्जे में था, वो वहाँ के राजा थे। और जब तक वो जिंदा रहे रणजीत सिंह, अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई, ब्रिटेन वालों की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान की तरफ या पंजाब की तरफ आँख उठाकर देख लें।
महाराजा रणजीत सिंह ने उन्होंने उनको रोक करके रखा, अंग्रेज वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद से अंग्रेज ने पाकिस्तान यानी कि पंजाब पे भी पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, और 1896 के आसपास या उसी के आसपास, एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है, अफगानिस्तान को काट करके अलग कर दिया। फिर 1935 में जब म्यांमार नहीं संभला तो उसको भी कट करके अलग कर दिया इंडिया से। तो मैपिंग से भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है हमको कि उस ज़माने में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसा नहीं हुआ। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री का, हमको इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है। उसके बाद अगली हेडिंग जो आपकी है न्यूज़पेपर एंड प्रेस क्लिपिंग्स। बहुत सारे न्यूज़पेपर से भी हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, पुराने ज़माने की जानकारियाँ जानने को मिलती हैं। जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो वो अपने यहाँ, उनके यहाँ सिस्टम था न्यूज़पेपर का, लिखने पढ़ने का सिस्टम था, तो वो सिस्टम उन्होंने यहाँ भी स्टार्ट किया। तो बंगाल गज़ट नाम का जो न्यूज़पेपर था वो सबसे पहले 1870 के आसपास सबसे पहले यहाँ पे बना। का जो सबसे पहला न्यूज़पेपर था, जो अखबार था, वो बंगाल गज़ट था, जो कोलकाता से यानी कि कलकत्ता से निकाला गया था। उदंत मार्तंड हिंदी लैंग्वेज में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर था इंडिया में। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे न्यूज़पेपर निकाले, न्यूज़पेपर छापे, और उस टाइम की जो भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट थी, जो भी एक्शन थे, जो भी इवेंट्स थे, उनको अपने न्यूज़पेपर में पूरा डिटेल में लिखा। तो हमें उन न्यूज़पेपर से भी उस ज़माने की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, डिक्लेरेशंस, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें वहाँ से मिल जाती है। कुछ इंडियन राइटर्स ने भी अपने अपने न्यूज़पेपर निकाले थे, जैसे केसरी निकाला था बाल गंगाधर तिलक ने, ट्रिब्यून था, यंग इंडिया था, अमृत बाजार पत्रिका थी। अब आपके इस पेज में एक आपको इम्पॉर्टेंट ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं इंडोलॉजिस्ट। इंडोलॉजी क्या थी? कुछ ब्रिटेन वाले जो थे, जो प्रोफेसर थे, लर्नेड पर्सन थे, विद्वान थे, अच्छे खासे टीचर थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, जो जीनियस लोग थे, उनको इंडियन कल्चर पसंद आता था। यहाँ का वेद, यहाँ का पुराण, यहाँ की साइंस, यहाँ का रिसर्च, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी उनको अच्छी लगती थी। और वैदिक कल्चर तो पूरे वर्ल्ड का सबसे ग्रेट कल्चर भी था। यहाँ का गीता, यहाँ का रामायण उनको बहुत अच्छा लगता था, तो वो पढ़ते थे। तो जर्मन एक आपके विद्वान थे, लर्नेड पर्सन थे, मैक्स मूलर, वो बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों से वो अट्रैक्टेड थे। बाकी जो ब्रिटेन वाले थे, ये लोग उनको अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए नहीं अच्छे लगते थे क्योंकि ब्रिटेन वाले इंडिया में क्रिश्चियनिटी लाना चाहते थे, जो उनके वहाँ का धर्म था, ईसाई धर्म, उसको लाना चाहते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को लाना चाहते थे। यहाँ पे हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी वो नहीं पढ़वाना चाहते थे, वो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे पढ़वाना चाहते थे। यहाँ पे वो चर्च खोलना चाहते थे ताकि क्रिश्चियन मिशनरियाँ यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लोगों को ईसाई बनाया जा सके, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का एजुकेशन यहाँ पे दिया जा सके, ताकि ये लोग हमारे भक्त बन जाएं और हमारी बातें मानें। इनके हिंदू रिलीजन को, मुस्लिम रिलीजन को इतना बुरा भला कहो, कमज़ोर कहो, उसकी क्रिटिसाइज़ करो, उसकी निंदा करो, और क्रिश्चियन धर्म को, वहाँ के साइंस को, वहाँ के लाइफ को, वहाँ के म्यूज़िक को, वहाँ के कल्चर को बढ़ा चढ़ा करके बताओ। पूरी बुक्स में वही सब चीज़ें डाल दो, ताकि धीरे धीरे इंडियन लोग इंडियन कल्चर के बारे में, वेद के बारे में, पुराण के बारे में पढ़ना ही भूल जाए, कहना ही भूल जाए, और उस कल्चर को ही भूल जाए। फिर उसके बाद से कुछ लिटरेचर भी थे, कुछ किताबें भी लिखी गई उन सब के ज़माने में, जिससे हमें उस टाइम के मॉडर्न एज के 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की सारी बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं, या जो हम आज पढ़ रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन हमें वहीं से मिलती है। अब उसमें एक बहुत फेमस बंगाली नॉवेलिस्ट थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी एक बुक लिखी थी आनंद मठ। तो आनंद मठ में उन्होंने, ठीक है, उस ज़माने में एक हुआ था आपका नील रिवोल्ट हुआ था, जो नील विद्रोह हुआ था, ठीक है, नील की खेती को लेकर के हुआ था, तो उसका उन्होंने उसमें जिक्र किया था। और ये जो वंदे मातरम आप और हम पढ़ते हैं, वंदे मातरम का जो गीत था वो उसी नॉवेल में उन्होंने लिखा हुआ था। उसके बाद से दादा भाई नरोजी, जो कि एक पारसी आदमी थे, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की बुक लिखी थी। उससे भी हमें उस ज़माने की काफ़ी बातें पढ़ने को मिलती हैं। महात्मा गांधी ने भी हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, और दीन बंधु मित्रा नाम के एक राइटर थे, उन्होंने नील दर्पण लिखा था। तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का, और नील दर्पण दीन बंधु मित्रा का, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं
जिसमें उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने क्या क्या अत्याचार किए, क्या क्या सिस्टम था, वो सारी की जानकारी हमें यहाँ पढ़ने को मिल जाएगी। फिर कुछ लेडीज़ राइटर भी रहीं जिन्होंने, कुछ महिलाएं भी रहीं जिन्होंने अपना लिखा। जैसे रस सुंदरी देवी थी, उन्होंने भी अपना कुछ लिखा, ठीक है। और अमर जीवन नाम की बुक उन्होंने लिखी। अमर जीवन एक बंगाली लैंग्वेज में लिखी गई बुक थी, जिसमें उन्होंने अपनी स्टोरी खुद की लिखी थी। उनके साथ जो हुआ था, कैसे वो पढ़ाई लिखाई की, क्या उन्होंने किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। कैलाश वासनी देवी, पंडिता रामाबाई, रुकैया हुसैन, ये कुछ ऐसी लेडीज़ थी जिन्होंने अपनी अपनी बुक लिखी थी। और अपनी अपनी बुक में उस ज़माने के, उस टाइम के बंगाल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमको पढ़ने के लिए इससे मिल जाती हैं। इनमें से एक और सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने भी बहुत सारी बुकें लिखी थी, और उन बुक से भी हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती हैं। उनको इंडिया का नाइटिंगेल भी कहा जाता है। फिर उसके बाद से बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ए वी रामास्वामी नायकर ने भी बहुत सारी बुकें लिखी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन रॉय थे, केशव चंद्र सेन थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी बच्चे इस वीडियो से फ़ायदा ले पाएँ, उनकी भी प्रिपरेशन तैयारी अच्छी हो पाए, उनको भी अच्छा नॉलेज मिल पाए। साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाना भी मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।